बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मिज़ाब इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। रूह की तबीयत सुबह से ही ख़राब थी, लेकिन आज उन्हें सारिम के घर जाना था। उर्वा ने लैला और खिज़र के लिए अपने घर पर दावत रखी थी और इसीलिए मासूमा और रूह ने उसकी मदद करने के लिए सुबह ही सुबह जाने का फ़ैसला किया था। मासूमा यहाँ आई तो रूह को सोफ़े पर बैठा देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ रूह, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो, रूह ने उठते हुए कहा, क्योंकि वो काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रही थी। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसने रूह को देखते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, वो उसे मुस्कुराकर यकीन दिलाते हुए बाहर की तरफ चल दी थी। अरे लड़कियों, मुझे किसी काम को हाथ लगाने दो। उर्वा हर 2 मिनट के बाद किचन में पहुंचकर उनकी मदद करने की कोशिश करती। आपको समझ नहीं आ रहा, जाके बेबी का ख्याल रखिए। अगर आप बेबी का ख्याल नहीं रख सकती तो इसे भी अपने पास रख लेंगे। रूह को हर वक्त बहाना चाहिए था उस छोटे से गोल मटोल बेबी के पास जाने का। उर्वा की एक भी ना सुनते उन्होंने उसे वापस भेज दिया। सब कुछ मासूमा और रूह ने बनाया था, जबकि लैला तो अपने आप को VIP कह रही थी। आखिर उसके लिए तो ये दावत रखी गई थी और शारिफ वो तो मासूमा के आगे पीछे लगा था। उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता, हर 2 मिनट के बाद उसके पीछे खड़ा होता। कुछ चाहिए मैं ले आऊँ। जबकि उसकी ये हरकतें देखकर रूह और लैला दिल ही दिल में मुस्कुराई जा रही थी। जबकि खिज़र और यारिम दोनों ही काम पर थे, उनको शाम को यहाँ आना था। सारिम को मासूमा के लिए शारिफ का ये प्यार देखकर बहुत खुशी हो रही थी। एक मासूमा का दिल दुखाने पर वो जितना परेशान था, शारिफ की फ़िक्र देखकर उसे इतनी ही खुशी हुई थी। शाम में सब लोग सारिम की तरफ थे। खाना बहुत आरामदेह माहौल में खाया गया। वो चाहे जितना भी इनकार करें, सारिम उनके लिए बहुत अहम था। वो उनका बचपन का दोस्त था। वो चाहे अपनी तकलीफ़ों में उसे शामिल ना कर सके, लेकिन उनकी खुशियों पर वो पहला हक रखता था। यारिम ने रूह को ये तो कह दिया कि सारिम ये सब सिर्फ मेडल्स के लिए करता है, जबकि दिल से वो भी जानता था कि सारिम उसके लिए करता है ये सब कुछ। उससे बहुत मोहब्बत करता है, उसकी भलाई चाहता है। हनीमून पर कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? सारिम ने लैला और खिज़र से पूछा था। फ़िलहाल हमने कुछ नहीं सोचा, खिज़र ने जवाब दिया जब सारिम ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। ये हमारी तरफ से तुम दोनों की शादी का गिफ्ट। खिज़र ने मुस्कुराते हुए उस लिफाफे को थाम लिया जिसमें तुर्की हनीमून की 2 टिकट्स थी। थैंक्स, लैला ने मुस्कुराकर कहा। सारिम के घर से वो सब लोग यारिम की गाड़ी में आए थे। इन सबको अपने अपने घर छोड़कर वो रूह को लेकर घर आ गया। रूह काफ़ी थकी हुई लग रही थी, इसीलिए शायद आते ही सो गई। क्या हुआ रूह, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? रात का ना जाने कौन सा पहर था कि यारिम की आंख खुल गई। जब रूह को बाहर देखा तो वो भी बाहर ही आ गया। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नींद नहीं आ रही थी, बस इसीलिए बाहर आई थी। नींद नहीं आ रही थी तो मुझे जगा लेती। वो उसके करीब बैठकर बोला। आपको जगा लेती तो आप क्या मुझे लोरी गा के सुनाते? वो शरारत से मुस्कुराकर बोली। बेबी, तुम्हारे लिए ये काम भी मैं बहुत दिल से करूँगा। वो मुस्कुराते हुए इसे अपने करीब करके बोला। रूह मुस्कुराने लगी थी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम दिन ब दिन और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हो? वो इसके चेहरे को अपने हाथों में लिए बहुत मोहब्बत से कह रहा था। आपको कभी बुरी भी लगती हो? रूह ने उसके सीने पर अपना सर रखा। नहीं, तुम तो पहले दिन से ही क़यामत ढा रही हो। यारिम, आपने पहली बार मुझे कहाँ देखा? मेरा मतलब है आपने मुझसे शादी का फ़ैसला कैसे किया था? रूह पूछने लगी थी। ख्वाब में, यारिम ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं ना, मैं सच्ची में पूछ रही हूँ। आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? मेरा मतलब है आपने मेरे घर रिश्ता कैसे भेजा? हमारी शादी कैसे हुई? उसने फिर से पूछा था। यारिम खामोश हो गया। हमारी शादी तुम्हारे यहाँ आने के बाद हमारे फ्लैट में हुई थी। हमने आमने सामने बैठ के एक दूसरे को कबूल किया था। यारिम ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहा था। कबूल तो मैं आपको पहले ही कर चुकी थी। रूह मुस्कुराई, जबकि इसकी इस मुस्कुराहट पर यारिम इसका साथ ना दे सका। रूह, हमारे निकाह की तुम्हारी नज़र में क्या अहमियत है? यारिम पूछने लगा था। यारिम, निकाह की क्या अहमियत होती है? रूह उल्टा उसी से पूछने लगी। मेरा वो मतलब नहीं था रूह, मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ़ोन पे हुए उस निकाह की तुम्हारी नज़र में क्या अहमियत है? यारिम बिल्कुल सीरियस अंदाज में पूछ रहा था। यारिम, वो निकाह है हमारा जिसने मुझे आपका कर दिया, जिसने मुझे आपके नाम लिख दिया, आपका नाम हमेशा के लिए मेरे नाम के साथ जोड़ दिया। मैं आपके पास आ गई। रूह मुस्कुराते हुए बोली। और उस निकाह की जो हमने फ्लैट में किया? यारिम फिर से पूछने लगा तो रूह उसे देखने लगी। वो भी निकाह था यारिम, लेकिन निकाह हमारा पहले हो चुका था। आप फ़ोन पे हुए उस निकाह को कबूल नहीं कर पाए थे, इसलिए आपने दूसरी बार निकाह किया। लेकिन मैं आपके पास
आई आपके साथ रहने लगी, आपसे मोहब्बत करने लगी, क्योंकि मुझे आपके निकाह में बांध कर यहाँ भेजा गया था। रूह मुझे बहुत ज़रूरी काम है। यानी इतना कहकर उठकर बाहर निकल गया। लेकिन सुबह के 4:30 बजे उसे क्या काम हो सकता है? रूह सोच में पड़ गई थी। यारिम सुबह तक घर वापस नहीं आया। पहले रूह उसका इंतज़ार करती रही, फिर उसे लगा शायद वो अपने काम पर चला गया है। शिफा और मेरी के आने के बाद वो थोड़ी देर आराम करने चली गई, क्योंकि उसे सारी रात नींद नहीं आई थी। उसकी आंख खुली जब मासूमा शोनू को वापस लेकर आई थी। क्या हुआ रूह, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? मासूमा ने उसे देखकर कहा। मुझे चक्कर आ रहे हैं, कल से तबीयत ठीक नहीं लग रही। आज सुबह यारिम को बताने वाली थी, लेकिन वो सुबह ही सुबह निकल गए, वरना उनके साथ हॉस्पिटल चली जाती। रूह ने अपना चकराता हुआ सर थाम कर बताया। अरे यार, तुम मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लिए चलती हूँ, और यारिम सर को मैं अभी फ़ोन करके बता देती हूँ। चलो उठो। मासूमा ने अपना फ़ोन निकालते हुए यारिम का नंबर मिलाया था, जबकि रूह को अपनी तबीयत बहुत ख़राब महसूस हो रही थी। वो मासूमा के साथ हॉस्पिटल आ गई, जबकि यारिम ने कहा था कि वो आधे घंटे में अस्पताल पहुँच जाएगा। आप वेट करें, कुछ देर में रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। डॉक्टर से बोलकर अंदर चली गई, जबकि मासूमा उसे थाम कर बाहर बिठा चुकी थी। तुम्हारी तबीयत कब से ख़राब है? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? कितनी लापरवाह हो तुम। हमें ना बताती, कम से कम सर को तो बता देती, मासूमा डांटते हुए बोली। अरे यार, मैं कल तक बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं आज ही ये सर घूम रहा है। हाय, हो सकता है कोई गुड न्यूज़ हो। डॉक्टर कैसे मुस्कुरा रही थी, मासूमा ने शरारत से कहा। तो रूह शर्माने लगी थी। हाय रूह, सच में अगर ये हो जाए तो तुम्हारा भी गोल मटोल सा प्यारा सा बेबी। मासूमा दोनों हाथ एक दूसरे से जोड़े ख्याली दुनिया में खो चुकी थी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मासूमा ज़ोर से इसे अपने गले लगाते एक्साइटमेंट में दुआ देने लगी थी। आमीन, रूह बेसाख्ता बोली। अरे भाभी जी, आप यहाँ? डॉक्टर से रिपोर्ट देने वाली थी जब पीछे से फुरकान ने अचानक आकर उसे पुकारा था। मासूमा फुरकान को देखकर एक सेकंड के लिए घबरा गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि रूह तो अब यारिम के बारे में सब कुछ जानती है। कैसी हैं आप? आपने मुझे पहचाना नहीं होगा, मैं वही फुरकान डेवल का आदमी हूँ। जी, आपके शौहर से वफादारी करना तो मेरा मकसद है, उन्हीं के लिए काम करता हूँ मैं। जब उनको देखता हूँ आपके साथ तो दिल खुश हो जाता है। डेवल तो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत कि आपकी मोहब्बत में कुछ भी करने को तैयार है। अब आप उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा यहीं से लगा सकती हैं कि उसने शेख को कत्ल करके आपसे निकाह कर लिया। उसे फुरकान बहुत अजीब लग रहा था, उसकी बात करने का अंदाज़, इस तरह से उसे मुखातिब करके यारिम के बारे में बात करना और फिर अचानक ही उसके सर पर धमाका करना। रूह उसे देख कर रह गई थी। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि डेवल ने शम्स शेख का कत्ल आपके लिए किया था। वो आपसे इस हद तक मोहब्बत कर बैठा कि इसने आपके पहले शौहर को ही। फुरकान अभी बोल ही रहा था कि उसे पीछे से अपने कंधे पर बोझ महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो यारिम उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। अरे डेवल, तुम आ गए, मैं तुम्हारे बारे में ही भाभी जी से बात कर रहा था। फुरकान मुस्कुराते हुए बोला, जबकि वो सुर्ख आंखों से रूह को देख रहा था, जो आंखों में बेपनाह गुस्सा और आंसू लिए उसे देख रही थी। रूह, मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज़। उसे यकीन था कि वो रूह को बहुत कुछ बता चुका है। शम्स का नाम तो सुन चुका था। यारिम ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही रूह ने उसके हाथ झटक दिए थे और इससे दूर होते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकलती चली गई। रूह, हम घर चलकर बात करेंगे, चलो यहाँ से। यारिम उसका हाथ थाम कर बोला। आप क्या बात करेंगे यारिम? अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। आपसे कहा था कि अब आप मुझे धोखा नहीं देंगे, लेकिन आपने मेरे शौहर का कत्ल करके मुझे ही क्यों? यारिम, क्यों आपने ऐसा किया है? रूह बलक बलक कर रोते हुए बोली, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, हम घर चलकर बात करते हैं। यारिम ने रूह का हाथ थामना चाहा था। दूर रहें मुझसे, कोई रिश्ता नहीं है मेरा आपसे। आप एक इंतहाई धोखेबाज शख्स हैं, धोखा देने के अलावा कुछ नहीं आता। आपने मेरे शौहर को कत्ल किया। क्यों यारिम? फुरकान अजीब व गरीब नज़रों से उन्हें देखने लगा था। मतलब रूह कुछ नहीं जानती थी। वो तो बस यारिम की नज़रों में अच्छा होने के लिए उसकी बीवी से उतने अच्छे से बात कर रहा था कि शायद वो रूह से अच्छे से बात करके यारिम से अपना काम निकलवा सके। लेकिन यहाँ हालात और बदल चुके थे। रूह तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अब डेवल के हाथों उसकी मौत पक्की थी। उसने मौका देखकर वहाँ से निकलना बेहतर समझा, जबकि मासूमा ने अपने फ़ोन पर आने वाली शारिफ की कॉल अटेंड करते हुए उसे सब कुछ बता दिया था। रूह, हम घर चलकर बात करते हैं, इस बारे में यहाँ ठीक नहीं है। यारिम ने उसे समझाना चाहा, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो उसे अपने आप को छूने तक नहीं दे रही थी। सब कुछ नाजायज़, आपने मेरे साथ नाजायज़ रिश्ता जोड़ा, निकाह के ऊपर निकाह कर लिया, मेरे शौहर को कत्ल कर दिया, मेरी इद्दत तक पूरी नहीं होने दी।
2.5 महीने बिना किसी रिश्ते के मुझे अपने साथ रखा हो, अपना सर हाथों में थामे बोल रही थी कुछ भी नाजायज़ नहीं है, हमारा निकाह हुआ है शरई और कानूनी तरीके से, तुम मेरी बीवी हो। कौन सी इद्दत, तुमने उसे देखा तक नहीं था तो कौन सी इद्दत, तुम पर कोई इद्दत वाजिब नहीं और कोई निकाह भी नहीं हुआ था, सिर्फ एक दिखावा था। प्लीज़ मुझे मत छुओ, अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। अब यारिम के पास सिवाय ज़बरदस्ती के और कोई रास्ता ना था। उसने ज़बरदस्ती उसका हाथ थामा और घसीटते हुए अपने साथ ले आया। गाड़ी से निकलकर कमरे में बंद हो गई थी वो। सारे रास्ते मुसलसल रोती रही। यारिम उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन शायद ही वो उसकी बात समझ रही थी। पहले यारिम ने उसे अकेले रहने दिया, शायद ये झटका उसके लिए बहुत बड़ा था। रूह अपने पहले निकाह को सब कुछ समझते हुए उसके लिए वही निकाह अहमियत रखता था। फ्लैट में हुई यारिम के साथ निकाह को वो सिर्फ यारिम की ज़िद समझ रही थी। वो तो कुछ जानती ही नहीं थी कि उसका पहला निकाह ही नहीं था, वो सिर्फ एक ड्रामा था जो रूह को बेचने के लिए किया गया था। क्या हुआ यारिम, सब ठीक तो है? रूह को कैसे पता चला? खिजर ने उससे पूछा। फुरकान की वजह से। उसे तो मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, वो आज मेरे हाथों ज़रूर कत्ल होगा। यारिम गुस्से से बोला। अपना गुस्सा कंट्रोल करो यारिम, उससे ज़्यादा तुम्हारी गलती है। तुम्हें रूह को पहले ही एतबार में लेना चाहिए था, तुम्हें ये सच्चाई उसे पहले ही बता देनी चाहिए थी। यारिम ये कोई छोटी सी बात नहीं है, तुम्हें निकाह के फ़ौरन बाद उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। वो क्या कह रही है? मेरा मतलब है तुमसे उसने क्या कहा? वो इस निकाह को कबूल करती है? ये शेख को ही अपना शौहर मान रही है? खिजर ने पूछा। मुझे कुछ नहीं पता, वो मुझसे बात नहीं कर रही, मैं उसकी सोच पढ़ नहीं पा रहा, वो हमारे रिश्ते को किस तरह से ले रही है। मुझे बस ये पता है कि तुम उसे समझाओ कि मैंने उसे प्रोटेक्ट किया है। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो शेख इसके साथ न जाने क्या करता। प्लीज़ समझाओ कि वो शेख उसका शौहर नहीं, उसे समझाओ उसका शौहर मैं हूँ। यारिम बेचैनी से बोल रहा था। खिजर उसकी हालत समझ रहा था। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अब तक कमरे में है, दरवाज़ा नहीं खोल रही, क्या करोगे? यारिम ने कमरे की तरफ इशारा किया। चाबी दो मुझे, मैं संभाल लूँगा, मैं समझा लूँगा उसे। तुम टेंशन फ्री हो जाओ, वो मेरी बात समझेगी। वो उसे दिलासा देकर जाने लगा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखाए, मुझे सही की पहचान बताए, क्या सही है और क्या गलत। अगर यारिम मेरे शौहर है तो वो कौन था? मेरे शौहर ने कत्ल कर दिया, मैं क्या करूँ? क्या मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया? क्या यारिम के साथ मेरा रिश्ता नाजायज़ है? यारिम के साथ उसके फ्लैट में बिना किसी रिश्ते के 2.5 महीने में उन्हें अपना शौहर समझती रही, बिना किसी रिश्ते के उनके करीब रहती रही, उनके कमरे में, उनके घर में। मुझे शेख के हाथों बेचा गया था। अगर यारिम ना होती तो न जाने मुझे किस किस के कमरे में भेजा जाता, किस किस के बिस्तर की जीनत बनाया जाता। यारिम ने मेरी इज्जत बचाई, वो मेरे मुहाफिज हैं, लेकिन मुझे अपने करीब रहकर मुझे सच्चाई ना बताकर उन्होंने ना मुझे धोखा दिया है। मैं किसी और के निकाह में थी, यारिम ने मुझे अपने साथ क्यों रखा? क्या उन्होंने मेरी वजह से शेख को कत्ल कर दिया? क्या वो आदमी सच कह रहा था? किसी और के निकाह में होते हुए यारिम ने मुझसे निकाह कर लिया, लेकिन निकाह के ऊपर निकाह जायज़ नहीं। क्या यारिम के साथ मेरा रिश्ता जायज़ है? वो भी यही सब सोच रही थी कि दरवाज़ा खुला। खिजर को अपने कमरे में देखकर वो कुछ भी नहीं बोली, उसके करीब आकर बैठा। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। खिजर भाई मेरी बात सुने, तुम मेरी बात सुनो गुड़िया, और समझने की कोशिश करो। जब तक मैं बोलता हूँ तुमने एक लफ्ज़ नहीं बोलना। तुम्हारी सुतेली माँ ने तुम्हें शेख के हाथ भेज दिया था। खिजर भाई रूह मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो, फिर तुम जो बोलोगी मुझे मंजूर होगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा निकाह शेख से किया, लेकिन वो निकाह नहीं होता। शम्स ने ऐसी कितनी ही लड़कियों के साथ झूठा निकाह करके इनकी ज़िंदगी तबाह कर दी। झूठा निकाह इसलिए क्योंकि वो शेख की अपनी आवाज़ नहीं, सिर्फ रिकॉर्डिंग थी जो दिन में 20 बार इस्तेमाल की जाती थी। वो दिन में 20 लड़कियों की ज़िंदगी तबाह करता, वरना फिर इन्हें यहाँ बुलाकर इन्हें बेच देता, और न जाने कितने ही लोगों के साथ मज़ीद ऐसा कर रहा था। वो मासूम बच्चियों की ज़िंदगी के साथ खेल रहा था। जब यारिम को ये बात पता चली तो हमने उसे समझाना चाहा, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। तुम्हारे निकाह से एक दिन पहले ही शेख मर चुका था, यारिम पहले ही उसे मार चुका था। तुम्हारा निकाह किसी मुर्दा इंसान के साथ नहीं हो सकता ना रूह। तुम्हारा पहला निकाह हुआ ही नहीं, सिर्फ यारिम के निकाह में हो। यारिम के साथ तुम्हारा निकाह जायज़ है, यारिम तुम्हारा शौहर है, सिर्फ यारिम और कोई नहीं। तुम समझ रही हो ना गुड़िया, तुम्हारा निकाह सिर्फ यारिम के साथ हुआ है। शेख सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करता है। अगर यारिम नहीं होता तो वो तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देता। ये तो कुदरत का इंसाफ था कि हम यहाँ तुम्हें अपने पास ले आए। अल्लाह ने तुम्हें यारिम से मिलाना था, इसीलिए तो तुम हमारे पास यहाँ पहुँची। अल्लाह ने तुम्हें यारिम के लिए बनाया था। तुम्हें पहली बार देखते ही वो तुमसे मोहब्बत कर बैठा। वो तुम्हें इस हद तक चाहने लगा था कि तुम्हें अपने फ्लैट में ले आए, लेकिन उसने कभी अपनी हदूद क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। वो तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत को पाकीज़ा रखना चाहता था। रूह यारिम से गलती हुई है, उसने तुम्हें
सच पहले नहीं बताया, लेकिन उसकी मोहब्बत को नाजायज़ मत कहो, वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। खिज़र ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं खिज़र भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं यारिम को माफ़ नहीं कर सकती। उन्होंने हमेशा मुझे धोखा दिया है, उन्होंने मुझे पहले बता दिया होता तो ये सब कुछ मैं मानती। अल्लाह ने मुझे यारिम के नसीब में लिखा था, लेकिन फिर भी मुझे सच्चाई बतानी चाहिए थी। मैं 2.5 महीने उनके साथ बिना किसी रिश्ते के रही, अगर 2.5 महीने बाद भी उनकी नीयत मुझ पर ख़राब होती तो वो कभी मुझसे निकाह नहीं करते, सारी ज़िंदगी ऐसे ही मुझे अपने साथ रखते बिना किसी रिश्ते के। वो एक बार फिर से रोने लगी, नहीं रो यारिम, तुमसे मोहब्बत की तरह कुछ कहना चाह रहा था। यारिम ने मुझे हमेशा धोखे में रखा, मुझे उनकी मोहब्बत पर शक नहीं है खिज़र भाई, लेकिन मैं फ़िलहाल इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती। रूह अभी भी रो रही थी। भाई, आपको याद है आपने मुझसे मेरी सालगिरह के दिन वादा किया था कि मैं आपसे जो कुछ मांगूंगी आप मुझे ज़रूर देंगे। अब आपको वो वादा निभाना होगा। जब तक यारिम को उनकी गलती का एहसास नहीं हो जाता मैं उनके साथ नहीं रहूँगी। यारिम को लगता है कि मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, इसीलिए वो हमेशा मुझे धोखे में रखते हैं। लेकिन अब मज़ीद और नहीं, मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, फातिमा बीवी के पास। मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं अब यारिम के साथ रहूँ। खिज़र भाई, मुझे इस रिश्ते को कबूल करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। रूह, यारिम तुम्हें नहीं जाने देगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आप अपना वादा निभाएं, अगर मुझे दिल से अपनी बहन मानते हैं तो अपना वादा ज़रूर निभाएंगे। रूह ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा था, जबकि खिज़र उसे समझा नहीं पा रहा था। वो यारिम को समझने की बजाय उसे सज़ा दे रही थी, लेकिन ये भी सच था, हर बार यारिम की नहीं चलनी थी। यारिम यहाँ गलती पर था और उसे गलती की सज़ा मिलनी थी। रूह, खिज़र भाई, आपने कहा था कि मैं आपकी बात सुनूंगी तो आप मेरी बात मानेंगे। आप अपना वादा निभाएं, मैं फ़िलहाल यारिम के साथ नहीं रह सकती। रूह आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, जबकि खिज़र खामोशी से उसके कमरे से बाहर निकल आया, जहाँ यारिम बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन यारिम से वो कैसे बात करेगा? वो यारिम से उसकी रूह छीनने जा रहा था। रूह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती और ना ही मैं इसे कहीं जाने दूंगा। तुमने क्या सोच के उससे वादा किया? खिज़र अब उसका गिरबान पकड़े खड़ा था। क्या तुमने उससे वादा करने से पहले मुझसे पूछा था? नहीं ना, मेरी रूह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और ना ही मैं उसे कहीं जाने दूंगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, कुछ नहीं समझना मुझे। उसकी बात काट कर बोला, देखो यारिम, कुछ नहीं देखना मुझे। वो फिर से दौड़ा था, इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मुझे छोड़ने की बात कर रही है? मैं खुद उसे जाकर पूछता हूँ। यारिम रूह के कमरे की तरफ बढ़ने लगा था जब खिज़र ने उसे पकड़ लिया। देखो, मैं जो कह रहा हूँ समझने की कोशिश करो। रूह को वक्त चाहिए, इतनी बड़ी हकीकत कबूल करना उसके लिए मुश्किल है। वो इस बात को कबूल नहीं कर पा रही कि वो बिना निकाह के 2.5 महीने तुम्हारे साथ रही। देखो यारिम, हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम्हें रूह की बात समझनी पड़ेगी। खिज़र ने उसे समझाना चाहा था। अच्छा यारिम, तंजिया मुस्कुराया। अब मुझे समझना चाहिए, सही कह रहे हो यार, मुझे समझना चाहिए। वो मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही है, तुम मुझे समझा रहे हो। तुम्हें जो भी करना है कर लो खिज़र, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। मैं उसे कहीं जाने ही नहीं दूंगा। वो गुस्से से कहता कमरे में जाने लगा था। क्या करोगे? उसे वापस सांप वाले कमरे में कैद करोगे या मारोगे पीटोगे? क्या करोगे बताओ मुझे? वो गुस्से से बोला था। सांप की बात का ताना तुम मुझे नहीं दे सकते। खैर, तुम्हारे ही कहने पर मैंने ये नहीं कहा था कि उसे सांप के आगे फेंक दो। मैंने नहीं कहा था यानी मुझे इतनी बुरी सज़ा दो। मैंने तुम्हें सिर्फ उस पर सख्ती करने के लिए कहा था। और मैंने क्यों कहा था? क्योंकि तब तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो बेवजह तुमसे दूर भाग रही थी, लेकिन अब तुम गलती पर हो। तुम्हें ये बात रूह को पहले बताना चाहिए थी कि तुम शेख शम्स नहीं बल्कि यारिम काज़मी हो। गलती यहाँ तुम्हारी है, उसकी नहीं। इस बार तुम उसे कुछ नहीं कह सकते, वरना तुम मुझे वरना की धमकी दोगे। खिज़र, मैंने बनाया है तुम्हें, मेरी दोस्ती भूल गए या फिर भांजी का प्यार मामू के लिए दोस्त से ज़्यादा भर गया? यारिम गुस्से से बोला था। यारिम, जितना मैं तुमसे वफादार हूँ इतना रूह से नहीं। मैं तुम्हारे लिए आज भी रूह के पास गया था। मैं तुम्हारा कोई एहसान भूला नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई गद्दारी कर रहा हूँ। गद्दारी नहीं कर रहे, बल्कि मुझसे मेरी जान छीनने की बात कर रहे हो। इस बार यारिम परेशानी से बैठ गया तो खिज़र भी उसके करीब आ बैठा था। मैं वहाँ अंदर उसका मामू नहीं, तुम्हारा दोस्त बन के गया था। मैंने रूह से उसकी ख्वाहिश पूरी करने का वादा उससे अपनी भांजी नहीं भाभी बना कर दिया था। यारिम, मैं भी चाहता हूँ तुम दोनों साथ रहो, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि वो तुम्हारे साथ खुश रहे। लेकिन यारिम, हर रिश्ते को समझने के लिए वक्त दिया जाता है। तुम रूह से उसके फैसले का हक छीन रहे हो। वो बस तुमसे वक्त मांग रही है। जो 2.5 महीने बगैर निकाह के उसने तुम्हारे साथ गुजारे हैं, अगर वो शम्स के साथ होते तो न जाने कितनों के साथ गुजारती। यारिम फिर से इसकी बात काट कर बोला था। मैं मानता हूँ यारिम, लेकिन वो किसी शम्स के साथ नहीं थी, वो तुम्हारे साथ थी।
इसके लिए तुम उसके शौहर थे। एक लड़की जो रिश्तों को समझती है, मियाँ बीवी के रिश्ते के तकाजे को समझती है, वो ये बात कबूल नहीं कर सकती कि उसने 2.5 महीने किसी ऐसे शख्स के साथ गुजारे हैं जिसके साथ उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। तुम्हारी बात ठीक है यानी, मगर वो शम्स के साथ होती तो न जाने कितने लोगों के साथ। उससे आगे वो कुछ नहीं बोल पाया। वो मजबूर होती यानी, मुझे मजबूरी में ये सब कुछ कबूल करना पड़ता। लेकिन तुमसे वो प्यार करती है, तुम्हारे निकाह में है, तो उसे मजबूर क्यों किया जाए यानी? उसके पास इनकार की कोई वजह नहीं है, तो लौट कर तुम्हारे पास ही आएगी। उसे ये रिश्ता कबूल करने के लिए थोड़ा सा वक्त दे दो। उससे मैंने वादा किया है कि मैं अपना वादा निभाऊंगा, और तुमसे मैं वादा करता हूँ कि मैं रूह को वापस लेके आऊँगा। मैं उसे तुमसे दूर नहीं जाने दूंगा। ये वादा है तुम्हारे दोस्त का, और ये वादा मैं तुम्हारा दोस्त बनकर कर रहा हूँ, रूह का मामू बन के नहीं। रूह चाहे मेरी भांजी हो, लेकिन तुमसे ज़्यादा अजीज़ नहीं है वो मेरे लिए। प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। और वो कौन सा किसी गैर के पास जा रही है? वहाँ खिजर ने समझाते हुए कहा, मैं उससे बात करूँगा, अगर वो मेरी बात नहीं समझती तो ठीक है, मैं उसे वक्त दूँगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। यानिम ने कुछ सोच कर कहते हुए कदम कमरे की तरफ बढ़ाए थे। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? उसने कमरे में आते हुए कहा था। क्या? रूह ने पूछा। क्या का क्या मतलब है? मैं पूछ रहा हूँ कितना वक्त चाहिए तुम्हें इस रिश्ते को समझने के लिए? वो गुस्से से बोला था। देखिए यानी, रूह ने कुछ कहना चाहा, कोई भी फजूल बात नहीं करना, बस मुझे बताओ तुम्हें कितना वक्त चाहिए मेरा साथ कबूल करने के लिए? 1 घंटा, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या 1 महीना? इससे ज़्यादा मैं तुम्हें 1 सेकंड नहीं दे सकता। जल्दी से फैसला करो, वरना मैं फैसला करूँगा, और मेरा फैसला तुम जानती हो। फिर भी तुम्हें सुना देता हूँ, कहीं नहीं जा सकती तुम मुझे छोड़कर। बल्कि जाने की ज़रूरत भी क्या है? यही रहो, सोचो समझो इस रिश्ते के बारे में। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। रो, तुम यहीं रहकर कोई भी फैसला कर सकती हो। तुम मुझे मेरी गलती की सज़ा देना चाहती हो ना, कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, तो यही मसला है ना मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई अपने बारे में। वो उसकी दोनों गालों पर अपने हाथ रखे पूछ रहा था। नहीं यानी, मुझे इस बात से एतराज़ नहीं है। क्या आपने अपनी सच्चाई छुपाई? नहीं, मुझे इस बात से एतराज़ है कि आपने मुझसे झूठ बोलकर निकाह किया। मैं तो खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आपने मेरी इज़्ज़त बचाई। लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि अगर वो निकाह झूठा था और आप जानते थे कि मेरा कोई निकाह नहीं हुआ, तो आपने फ़ौरन से निकाह क्यों नहीं किया? 2.5 महीने बाद क्यों? क्या आप सिर्फ मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते थे, मुझे अपनी रखील? इसकी बात अभी बीच में ही थी कि जानिम का हाथ रूह पर फिर से उठा था। सोची भी कैसे तुमने? इतनी बकवास घटिया बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? मैंने अगर तुम्हें अपनी रखील बनाना होता और वक्त मुयस्सर थी, तुम मुझे कभी भी इस्तेमाल कर सकता था। मुझे तुमसे निकाह करने की क्या ज़रूरत थी? तुम मुझे अपना शौहर मानती थी, जब चाहे मैं अपने पास बुला सकता था। लेकिन रूह, मैंने तुमसे निकाह किया है, तुम्हें अपनी बीवी बनाया है, और जिससे निकाह किया जाए वो शहज़ादियाँ होती हैं, रखीलें नहीं। मुझे तो शर्म आती है उन लोगों पर जो अपनी बीवी को रखील कहते हैं, अपनी बीवी को ये घटिया नाम देते हैं। निकाह जैसे पाकीज़ा बंधन का मजाक उड़ाते हैं। निकाह शहज़ादियों के होते हैं। तुम तो शहज़ादी हो, मेरी शहज़ादी, लेकिन मैंने तुमसे 2.5 महीने तक निकाह नहीं किया, क्योंकि मैं कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता था, किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना चाहता था। मैं तुम्हें बाहिफाजत पाकिस्तान वापस भेजना चाहता था। मैं तो अपने दिलो दिमाग पर कंट्रोल कर चुका था। मैं तो सोच लिया था कि मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा, कभी अपनी फैमिली नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मेरा मकसद कुछ और था। लेकिन तुमने मुझे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। वो मोहब्बत बहुत छोटा लफ्ज़ है, मैं अपने जज्बात को लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैं तुमसे किस हद तक मोहब्बत करता हूँ। लेकिन छोड़ो अब बातों को, ये मेरा आखिरी इम्तिहान है। इसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे पास आओगी मेरी बनकर। इसके बाद हमारे दरमियान कोई नहीं आएगा, कोई दूरी नहीं रहेगी। बोलो कितना वक्त चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ। 1 महीने के बाद मैं लेने आऊँगा, और इस 1 महीने के बाद तुम मुझे सिर्फ मेरी रूह बनकर मिलोगी। सुन रही हो ना? तुम यारिम कहते हुए उसके लबों पर झुका था, उसके लबों पर अपनी मोहब्बत की मेहर शब्द करके पीछे हटा था। इंतज़ार करूँगा तुम्हारा, इस 1 महीने में पल पल मरूंगा, यारिम कहते हुए बाहर निकल गया था, और वो खामोशी से उसे जाता हुआ देखती रही। रात वो कमरे में आया तो रूह सोती बन गई थी। यारिम आहिस्ता से उसके करीब आया, उसे अपनी बाहों में ले लिया। कुछ देर के बाद उसे यारिम का लम्स गर्दन पर महसूस हुआ। उसे अपनी बाहों में भींजे कितनी ही देर उसे दीवानावार देखता रहा था। फिर कुछ देर के बाद उसे अपनी गर्दन पर पानी महसूस हुआ। रूह ने बेसाख्ता आंखें खोलकर उसे देखा, लेकिन वो आंखें बंद किए लेटा था। शायद नहीं, यकीनन वो उसके लिए रो रहा था। वो शख्स जिसे उसने कभी किसी के सामने झुकते नहीं देखा था,
आज वो उसके लिए आंसू बहा रहा था। रूह का दिल चाहा था सब कुछ भुलाकर उसकी बाहों में समा जाए, लेकिन वो यानिम को उसकी गलती की सज़ा देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि यानिम हर बार अपनी मनमानी करे। वो अपने और यानिम के रिश्ते को बराबरी का दर्जा देना चाहती थी। वो कुछ वक्त उसके बगैर रहना चाहती थी ताकि वो उसके रिश्ते को समझ सके। थोड़ी देर के बाद यानिम ने आंखें खोली तो उसने फ़ौरन अपनी आंखें बंद कर दी। यानिम ने पूरी तरह अपनी बाहों में उसे कैद कर रखा था, जबकि यानिम के आंसू अब वो अपने कंधे पर महसूस कर रही थी। अब मज़ीद बर्दाश्त करना उसके बस से बाहर था। उसने एक झटके से यानिम से अपना आप छुड़वाया और उठकर बाहर जाने लगी थी जब पीछे से यानिम की आवाज़ सुनाई दी, मत जाओ मुझे छोड़ के, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है, तो क्यों मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन रही हो? रहम करो रूह, मत जाओ। यानिम ने बेदर्दी से अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए उसे अपने पास बुलाना चाहा। अपने दोनों बाहें खोले वो उसे यकीन से बुला रहा था कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन रूह यहाँ हिम्मत नहीं हार सकती थी। उसे ये रिश्ता कबूल करने के लिए वक्त चाहिए था, यानिम को ये बात समझाने के लिए कि वो गलत है। उसे उससे दूर जाना था। सिर्फ एक ही पल में पलटी थी, दरवाजे से बाहर निकल गई, जबकि यानिम बेयकीनी से उसे जाता हुआ देख रहा था। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक लाजमी किया करें, वीडियो पे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह।